will discuss about heating effect of electric current. Okay. Today's topic is heating effect of electric current. Okay. Heating effect of electric current. What is the heating effect of electric current? The first thing is the phenomena of producing heat when electric current is passed through a conductor. Okay. So फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है बेटा वो एक फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है ना। कब होती है? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में से पास करते हैं, यानी बेसिकली सिंपल में लैंग्वेज में व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? द फिनोमिना, द प्रोसेस और द प्रक्रिया ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर। सिंपल, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट कहां पर प्रोड्यूस होती है बेटा? हीट कहां प्रोड्यूस होती है? तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है ना, ऑल दी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फैन एक्सेट्रा ना। मोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे किस पे बेस्ड होती है बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, है ना। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में से तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाती है बेटा? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड योर हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। Joule law of heating. Okay, so basically what is the Joule law of heating effect? Okay, so to understand this law firstly we take a conductor. इस law को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? एक कंडक्टर लेंगे। क्या लेंगे? एक कंडक्टर लेंगे। ओके, ये हमने एक कंडक्टर लिया है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा ना, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, और यहां से क्या पास करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो अब देखो जूल लॉ, कोई भी लॉ जब दिया जाता है तो उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, और वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो हमें चीजें मिलती है उनको क्या है? एक लॉ की फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है, यानी वहां से वो ऑब्जर्वेशन को डिफाइन कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। ऐसे ही जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने सबसे पहले क्या किया बेटा? एक कंडक्टर लिया, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में से, है ना, अभी हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी हीटिंग इफेक्ट की, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी कंडक्टर में से तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। दैट फिनोमेना इज हीटिंग इफेक्ट। सो टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि जितना ज्यादा करंट यहां से पास हो रहा है, जितना ज्यादा करंट यहां से पास हो रहा है उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, यानी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नंबर 1, हीट प्रोड्यूस थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आई के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, आई के ऊपर, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the flow of electric current, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, H is directly proportional to I। क्लियर है बेटा। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि किसी भी कंडक्टर में से उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी जितना ज्यादा उसमें से हम करंट को पास करेंगे, है ना। अब सेकंड चीज, यानी सेकंड जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई वो क्या थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी इन दिस कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। क्योंकि हमने ओम्स लॉ भी सीखा था, आई से अगर हीट बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से भी क्या बढ़ेगी बेटा, हीट बढ़ेगी, क्यों, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। सो हीट प्रोड्यूस थ्रू कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference. Heat produced through the conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. यानी H is directly proportional to V. That is equation number 2. This is the second observation of this law. Clear? Third observation is what? Third observation, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा टाइम इंटरवल पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम इंटरवल पे। मान लीजिए हमने कोई फैन स्टार्ट किया, हम उसको 15 मिनट के बाद एक बार बंद करके टच करेंगे और एक बार उसको आधे घंटे के बाद बंद करके टच करेंगे, तो हम देखेंगे कि वो हाफ एन आवर के बाद ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम करंट पास होता रहेगा, वोल्टेज चलती रहेगी, तो उतनी ही ज्यादा उसमें क्या प्रोड्यूस होती रहेगी बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी। दैट्स व्हाई हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल। ओके, सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the time interval। क्लियर है बेटा। इसको कैसे लिखेंगे, H is directly proportional to T। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है, तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हम क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे, है ना। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो we can write after combining equation first, second and third. I have to rough it. Okay, ऐसा कर देता हूं। When we combine equation first, second and third. Okay, combining equation first, second and third. Okay, so H is directly proportional to B, I or T. H is directly proportional to B, I, T. B is the potential difference, I is the electric current, T is the time interval. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाएगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को क्या कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यूनिटी कांस्टेंट। क्या आ जाएगा बेटा, एक यूनिटी कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर ये यूनिटी कांस्टेंट क्या होता है, यूनिटी कांस्टेंट मतलब हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
1, यानी द वैल्यू ऑफ के क्या रहेगी बेटा यहाँ पे इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ के क्या रहेगी यहाँ पे 1। देन फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी आई टी। अगर मैं बात करता हूं ओम्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो H हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आई आर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा आई आर आई टी। तो I इंटू आई क्या हो जाएगा बेटा आपका आई स्क्वायर आर टी। तो H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर टी। और अगर हमें यहां से क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक करंट, क्या निकालना हो बेटा इलेक्ट्रिक करंट, तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट आई को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, H इधर मल्टीप्लाई में है, H इधर मल्टीप्लाई में है, तो R और T इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, R और T को इस साइड लेके जाएंगे तो H के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है आई स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड आके ये रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट H बाई आर टी। आर इज व्हाट हियर रेजिस्टेंस, टी इज टाइम इंटरवल, H इज हीट। सो बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे तीन फॉर्मूले आ गए बेटा जूल लॉ ऑफ हीटिंग से, वन इज H इज इक्वल टू वी आई टी, अनदर इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना इन द फॉर्म ऑफ हीट तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा H बाय आर टी का अंडर रूट। ओके, सो दिस इज आवर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज आवर जूल लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। सो जैसे अभी समर का टाइम है ना, अभी जैसे बिजली चली जाती है तो हम बोलते हैं पावर कट लग गया, तो बेसिकली उसी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास दो रूम में, एक में फैन चल रहा है और दूसरे में एसी चल रहा है, क्लियर है, तो पावर का कंजप्शन कहां पर ज्यादा होगा, एसी वाले रूम में, क्योंकि एसी कंज्यूम मोर पावर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फैन। सो व्हाट इज दिस पावर, पावर में कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम में यूज हो रही है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी एनर्जी कितने टाइम में यूज हो रही है। अब जैसे एसी है, तो एसी को हम मान लेते हैं चला लेते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा हम फैन को चलाते हैं, तो वहां पर हमारा पावर का लॉस क्या होगा, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 3 यूनिट, और इलेक्ट्रिक फैन में कितना होगा 1 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैन ने कम इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम की और एसी ने ज्यादा। तो पावर का मतलब क्या है कि कितने समय में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा, एज इट इज लिख दो, जो मैंने आपको बताया कि कितने समय में कितनी एनर्जी यूज की जा रही है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, है ना, तो वो उसकी क्या कहलाती है, पावर। सो वी राइट the energy consumed by an electrical appliance per unit time is called इलेक्ट्रिक पावर। से क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है बेटा, ओके। सो फ्रॉम द डेफिनेशन वी फाइंड द फॉर्मूला।
इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंटेड बाय P, इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंटेड बाय P। अब डेफिनेशन क्या लिखी बेटा हमने कि एनर्जी कंज्यूम की जाती है। क्या की जाती है? एनर्जी कंज्यूम। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यही तो इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो हम इसको क्या करेंगे? लिख देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब 9th क्लास में आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में सीखा था कि जो एनर्जी होती है वो ऑलवेज किस फॉर्म में स्टोर होती है? एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होती है? वर्क डन की फॉर्म में। एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। सो दैट्स व्हाई वी रिप्लेस दिस एनर्जी बाय वर्क डन। दिस एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय वर्क डन। यानी P इज इक्वल टू E बाई टी भी लिख सकते हैं और P इज इक्वल टू W बाई टी भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म पढ़ते हैं फॉर्मूले की। अब आप लोगों ने जो हमारा सेकंड लेक्चर था वहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेटा हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था बेटा? V इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट, है ना? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वही होता था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं यहां से W को सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये Q इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? V क्यू नॉट या Q नॉट V। क्लियर है बेटा? अब अगर इस W की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, इस W की वैल्यू को कहां पुट कर देता हूं? यहां पे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? W की जगह क्या लिखेंगे? V क्यू नॉट डिवाइड बाय T। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला किससे रिप्लेस हो गया? V क्यू नॉट बाय T। बट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट भी है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट भी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था बेटा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? I इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय टी। I इज इक्वल टू क्यू या क्यू नॉट बाय टी। अब अगर मैं इस क्यू नॉट बाय टी को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? I से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? I से। तो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? V इंटू आई। पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? V इंटू आई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V का आपको पहले से पता है, V इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर। V इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर। आगे क्या है? आई। आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास एक और फार्मूला पावर का यहाँ पे आ गया। और अगर इस आई स्क्वायर को भी हमने ओम्स लॉ में का यूज करके निकालना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लो, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V बाय आर। इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड। तो आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लिखो इस आई स्क्वायर की जगह V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू में ये वाला आर, ये वाला आर, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? V स्क्वायर बाय आर। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपको वर्क डन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। ठीक है ना? लेकिन अगर आपको मान लीजिए वोल्टेज और करंट गिवन है, वोल्टेज और करंट गिवन है, तो पावर का कौन सा फार्मूला यूज होगा बेटा? ये वाला होगा, नंबर 2, नंबर 1। ठीक है ना? और अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन है, करंट और रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप किसका यूज कर लोगे? नंबर 3 का। और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो किसका यूज कर लोगे बेटा? नंबर 4 का। इस प्रकार हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी से इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को किसमें मेजर करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पावर को किसमें मेजर करते हैं? एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होती है बेटा? WATT, वाट। इलेक्ट्रिक पावर किसमें यूज की जाती है बेटा? वाट में यूज की जाती है, मेजर की जाती है। तो दैट इज इट्स एसआई यूनिट। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर का, और ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था बेटा। क्लियर है? तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट चैप्टर के फॉर्मूले प्लस न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।